हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक द्वारा आयोजित की जा रही इस यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन कक्षाओं में। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले कुछ दिनों से इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो है प्रत्येक विषय अनुसार, आपकी कक्षा अनुसार और विषय अनुसार जो है ऑनलाइन वीडियो जो है आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो उसी क्रम में जो है अपन चल रहे थे। अगर आप इस YouTube चैनल पर अभी तक नए हैं और आप पहली बार इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो है आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस YouTube चैनल पर आने वाले जो आगे आने वाले जो वीडियो है वो आपको जो है उसके नोटिफिकेशन आपको आते रहें और आप वीडियो लगातार देखते रहें। ये विद्यालय द्वारा जो इस कोरोना महामारी के समय में जो अध्ययन का कार्य बाधित हो गया है उसको सुचारू रखने के लिए यहाँ से प्रशिक्षित जो प्राध्यापक हैं उनके द्वारा अध्यापन कार्य जो है निरंतर कराया जा रहा है, ताकि इस कोरोना महामारी के समय में आप सुरक्षित रूप से घर में सुरक्षित रहकर ही, घर बैठकर ही अपना जो है अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चला सके। इसीलिए जो है निरंतर आपके विषय अनुसार वीडियो जो है आपको मिल रही होगी और आशा है आप उनका लाभ उठा रहे होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लोग क्या करें, ऐसे जो विद्यार्थीगण हैं जो अध्ययन कर रहे हैं, जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो अभी पढ़ रहे हैं, तो सभी क्लासेस अनुसार 9, 10, 11, 12 और छोटी क्लासेस के भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी की वीडियो जो है चैनल की वीडियो प्लेलिस्ट जो है वहाँ से वीडियो लिस्ट में से प्राप्त हो जाएंगे। तो वहाँ से देखकर अपना अध्ययन जो है करते रहें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करते रहें। ठीक है। हिंदी अनिवार्य कक्षा 11वीं की बात कर रहे थे अपन, और हिंदी अनिवार्य कक्षा 11वीं में जो है हम चल रहे थे। इसी श्रृंखला में हमने आरोह भाग 1 प्रारंभ किया था और गद्य भाग से हमने जो है आपके 3 अध्याय पूर्ण करा दिए थे गद्य भाग के अंदर। उसी क्रम में आगे चल रहे हैं अपन। गद्य भाग की अगर हम बात करते हैं तो गद्य भाग में प्रेमचंद का नमक का दारोगा हमने पूर्ण कर लिया है। कृष्णा सोबती के मियां नसरुद्दीन हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। सत्यजीत राय इनका अप्पू के साथ 2.5 साल, ये हमने पूर्व की कक्षा तक, पूर्व का जो वीडियो था उसमें हमने जो है पूर्ण कर लिया था। आज जो है इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और गद्य भाग से ही अध्याय 4 जो है वो चल रहे हैं। तो गद्य भाग में अध्याय 4 जो है उसके लेखक पर बात करेंगे। सबसे पहले लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। लेखक का नाम क्या है? बाल मुकुंद गुप्त। तो हम बात किस पे करेंगे आज? बाल मुकुंद गुप्त पर करेंगे बात। बाल मुकुंद गुप्त। अब वही जैसे अपन सभी में पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले हम लेखक के परिचय पर बात करते हैं। तो स्टार्टिंग लेखक के परिचय वाली बाल मुकुंद गुप्त से। बाल मुकुंद गुप्त शुरुआत हमने करनी है कहां से? लेखक के परिचय से। तो लेखक के परिचय में सबसे पहले जिस पर हम हमेशा बात करते हैं वो होता है जन्म। तो बाल मुकुंद गुप्त जो है, उन बाल मुकुंद गुप्त के जन्म के विषय में बात करते हैं सबसे पहले। तो इनका जन्म हुआ सन 1865 में। इनका जन्म हुआ सन 1865 में और कहां पर हुआ? ग्राम गुड़ियानी, यहां लिख देता हूं मैं नीचे, ग्राम गुड़ियानी, ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा। पड़ोसी राज्य में इतना जानते हो ना। यहां तो इनका जन्म हो गया। अब जन्म लिख दिया है तो मृत्यु भी साथ के साथ लिख देते हैं, दोनों साथ में लिखते हैं अपन। मृत्यु 1907 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये तो हो गया इनका जन्म और मृत्यु के बारे में।
सबसे पहले। ज्यादा बड़ा परिचय नहीं है भाई और ज्यादा इंपॉर्टेंट परिचय भी नहीं है, दोनों बात बोल दी है मैंने, ज्यादा बड़ा नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। अब दो बात हो गई, जन्म की हो गई कि जन्म हुआ सन 1865 ग्राम गुडियानी, जिला रोहतक, और रोहतक पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। दूसरी बात है मृत्यु हो गई सन 1907 के अंदर। अब संपादन की बात करें, संपादन और रचनाएं, तो पहले रचना की बात कर लेते हैं। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, चिट्ठे और खत, शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, खेल तमाशा, ये तो इनकी मुख्य रचनाएं या प्रमुख रचनाएं रही भाई। अब इसके बाद में प्रमुख रचनाओं के बाद में प्रमुख संपादन, प्रमुख संपादन की जब हम बात करते हैं, कौन कौन से प्रमुख संपादन रहेंगे? अखबार चुनार, अखबार ए चुनार, अखबार ए चुनार के बाद में हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाद में हिंदी बंगवासी, हिंदुस्तान के बाद में हिंदी बंगवासी, और हिंदी बंगवासी के बाद में भारत मित्र, ये इनके प्रमुख संपादन रहे। बस भाई परिचय में कोई और विशेष बात नहीं है, ज्यादा रचनाएं नहीं है, ज्यादा बड़े परिचय नहीं है, इतना ही परिचय है, इतनी ही बातें आपके इसमें दे रखी है और इतनी ही अपन को ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन, पहली बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं अपन? लेखक बाल मुकुंद गुप्त की। और बाल मुकुंद गुप्त जो है इनका जन्म हुआ 1865, कब हुआ? सन 1865, ग्राम गुडियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में। इनका जन्म कहाँ हुआ? ग्राम गुडियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में। मृत्यु की बात करते हैं, सन 1907 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, ठीक है। ये तीन रचनाएं हैं प्रमुख रचनाओं में। शिव शंभू के चिट्ठे, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो रचना है वो ये वाली है, शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे के अलावा चिट्ठी और खत, खेल तमाशा, ये इनकी तीन रचनाएं मुख्य रचनाओं में आ गई है। प्रमुख संपादन की बात करें तो अखबार चुनार नाम से इनका एक समाचार पत्र का संपादन किया। हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र, ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठी और खत, खेल तमाशा, ये इनकी रचनाएं रही है। जन्म 1865, ग्राम गुडियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ। मृत्यु सन 1907 में हुई। मूल पुस्तक पर आ जाइए, किताब हाथ में उठा लीजिए, यह आपको परिचय में उतार लेना है, इससे ज्यादा बस कुछ भी नहीं उतारना है, परिचय में इतना ही करना है। अब समझ लो, गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, यानी इनकी आरंभिक यानी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी, इसके बाद इन्होंने क्या सीखा? हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की। विधिवत यानी जो व्यवस्थित शिक्षा जो थी वो मिडिल यानी 8वीं कक्षा तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफी ज्ञान अर्जित किया। लेकिन स्वाध्याय का मतलब स्वयं अध्ययन करके काफी ज्ञान अर्जित किया, यानी
काफी सारा ज्ञान खुद ने इकट्ठा कर लिया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। वो कौन थे कि वे खड़ी बोली और खड़ी बोली के साथ साथ आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। यानी साहित्य में जब दो काल आए, कौन कौन से? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। भारतेंदु युग हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग आया था और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग आया था। तो इन दोनों के बीच के अंदर जो है उनको जोड़ने वाले मानो, यानी इनका जन्म, इनकी रचना उनके बीच में प्राप्त होती है, तो उन दोनों को जोड़ने वाले जो है लेखक कहे जा सकते हैं। फिर देखो, बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। कि बाल मुकुंद गुप्त क्या थे? राष्ट्रीय नवजागरण जो है उसके अंदर राष्ट्रीय नवजागरण में सक्रिय पत्रकार के रूप में थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। उस दौर में जो अन्य पत्रकार हुआ करते थे उन्हीं की तरह ये भी जो है साहित्य सृजन यानी साहित्य के निर्माण में सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। पत्रकारिता क्या थी? उनके लिए स्वाधीनता संग्राम यानी स्वाधीनता, देश आजादी की भावना। तो देश आजादी की भावना का मानो पत्रकारिता उनके लिए हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। यही कारण है कि उनका जो लेखन है वो बिल्कुल निर्भीकता यानी निडर होकर, पूर्ण रूप से निडर होकर जो है लेखन कार्य करते थे। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का पुट भी दिखाई देता है और साथ ही इनके लेखन के अंदर व्यंग्य और विनोद यानी व्यंग्यात्मक भाषा, हंसी मजाक करते हुए, व्यंग्य करते हुए इन्होंने लेखन कार्य किया। तो हंसी मजाक के साथ में व्यंग्यात्मक भाषा जो थी उस विनोद, व्यंग्यात्मक और विनोद भाषा का पुट जो है, पुट कहते हैं हिस्सा, वो भी दिखाई देता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। इन्होंने क्या किया? बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाएं जो इनके रचनाओं का अनुवाद भी इन्होंने करने का कार्य किया। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे, यानी शब्दों की बहुत अच्छी परख इनको थी। अस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई, यानी वाद विवाद किया। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे लेखक बाल मुकुंद गुप्त के बारे में जानकारी। एक बार दोबारा फिर देख लो। बाल मुकुंद गुप्त लेखक है। जन्म सन 1865 ईस्वी के अंदर ग्राम गुडियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में इनका जन्म हुआ। 1865 में हुआ। स्थान का नाम है ना, ग्राम गुडियानी, जिला रोहतक, हरियाणा राज्य के अंदर। मृत्यु सन 1907 में इनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। प्रमुख रचनाओं की बात करें, शिव शंभे के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। प्रमुख संपादन की बात करें, अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी वनवासी, भारत मित्र। उर्दू के अंदर प्रारंभिक शिक्षा हुई थी और जो है अपने अध्ययन, स्वाधीनता आंदोलन इसमें सक्रिय रूप से भागीदार रहे। और साथ ही साथ में भागीदार रहते हुए साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया कि अपने जो लेखन थे उन लेखन के अंदर स्वाधीनता के जो आंदोलन था उसमें निर्भीकता से लेखन जो है किया करते थे। मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ, आगे बढ़ चलेंगे हम। तो बाल मुकुंद गुप्त, वापिस से नाम लिख देते हैं एक बार। बाल मुकुंद गुप्त ये तो है लेखक, और इनका जो अध्याय आया है वो अपने आया है विदाई संभाषण। विदाई संभाषण, ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण। चलते हैं आगे। पेज संख्या 45 पर देखें आप लोग, पेज नंबर 45 पर।
विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। यानी ये जो इनकी विदाई संभाषण है ये किसका, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है। ये विदाई संभाषण किसमें से ली गई है, ये शिव शंभू के चिट्ठे का क्या है भाई, अंश है। समझ जाना बात, विदाई संभाषण किसकी है, शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है, अंडरलाइन कर लेना यहां भी। यह पाठ वायसराय कर्जन, आपको पता होगा जब आपने जो है पूर्व कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन पढ़ी होगी तो उसमें भी आपको पढ़ा होगा कि वायसराय लॉर्ड कर्जन जो थे, वायसराय लॉर्ड कर्जन यहाँ पर जब देश में आए भारत के अंदर तो 2 बार 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक यहाँ क्या रहे, 2 बार भारत के वायसराय बनकर रहे। अब वायसराय रहे तो के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। यानी ये पाठ जो है विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे जो है उस शिव शंभू के चिट्ठे में से लिया गया है। और शिव शंभू के चिट्ठे के अंदर से इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि ये जो अध्याय है इसके अंदर लॉर्ड वायसराय कर्जन यानी वायसराय लॉर्ड कर्जन जो थे वो 2 बार 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक 2 बार भारत के वायसराय रहे। उसके शासन में या उनके शासन में भारतीयों की स्थिति क्या थी उसका खुलासा करता है, यानी उसकी बात को हमारे सामने लाता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, कि कहने के लिए ऐसा कहा जाता है कि उनके शासनकाल में किसके, वायसराय लॉर्ड कर्जन जो थे उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना था। वर्चस्व का मतलब होता है अधिकार, कि शासन में गोरे यानी अंग्रेज जो थे उन अंग्रेजों का अधिकार स्थापित करना ही उनका असली मकसद था। एवं साथ ही इस देश के संसाधनों पर का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। और साथ ही इस देश के जो संसाधन हैं, भारत देश के संसाधन, इन संसाधनों का अंग्रेजों के हित में यानी अंग्रेजी जो हुकूमत है उसके हित में सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। हर स्तर पर यानी हर स्थान पर, हर जगह पर, हर तरीके से जो वायसराय लॉर्ड कर्जन था, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की यानी अधिकार स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता का पक्षधर था। वे क्या चाहता था कि सरकार की निरंकुश रहे। निरंकुश का मतलब निर्लस अंकुश, कि सरकार जो है उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना रहे, तो सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस यानी समाचार पत्र पत्रिकाएं जिसमें छपती है प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो थी, आजादी जो थी, उस तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगह नीचे देखना पड़ा। अंततः उनके काल में काउंसिल में जो मनपसंद अंग्रेज सदस्य थे उस अंग्रेज सदस्य के नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश में दोनों जगह नीचे जो है देखना पड़ा। शुद्ध होकर यानी दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। इन्होंने क्या वो किया, शुद्ध होकर दुखी होकर क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख, लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। देखो, पाठ में भारतीयों की बेबसी यानी भारतीय बेबस कुछ कर नहीं पाते थे, दुख और लाचार थे, तो दुख और लाचारी को व्यंग्यात्मक तरीके से यानी बहुत ही अच्छे व्यंग्य करते हुए ढंग से लॉर्ड कर्जन जो है उन लॉर्ड कर्जन के लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। साथ ही
ये दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन का आतताई रूप हर किसी को कष्ट होता है, कि शासन के आतताई कहते हैं आक्रमणकारी रूप जो दुख पहुंचाने वाला है, तो आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वे सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन के जैसा वायसराय। ये उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। भाई ये जो लिखा गया पाठ है, ये अंश उस समय लिखा गया था जब प्रेस पर क्या लग गया था, पाबंदी लगी हुई थी, यानी रचनाएं आदि छापी नहीं जाती थी, छापने पर पाबंदी लगी गई थी। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता यानी हंसी मजाक लिए हुए, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग रवानगी के साथ ये एक साहसिक गद्य का नमूना भी है। देखो ऐसी स्थिति में जब प्रेस पर पाबंदी थी, कोई छापने का, किताबें लिखने का, समाचार पत्र पत्रिकाओं का कार्य नहीं कर सकता था। उस समय में विनोद प्रियता यानी हास्य व्यंग्य लेकर, चुलबुलापन करते हुए, संजीदगी के साथ में नवीन भाषा के प्रयोग और रवानगी के साथ ऐसा साहसिक गद्य भी एक नमूना है। यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको कि ये जो पाठ है विधायी संभाषण, इसमें आप ये तो समझ ही गए कि विधायी संभाषण पाठ जो है, ये विधायी संभाषण लॉर्ड कर्जन, ठीक है, वायसराय थे, वायसराय लॉर्ड कर्जन। ये वायसराय लॉर्ड कर्जन जो था, इन वायसराय लॉर्ड कर्जन के बारे में बताया गया है किसमें, इस विधायी संभाषण में। किसके विषय में बताया गया है, वायसराय लॉर्ड कर्जन, इनके विषय में बताया गया है विधायी संभाषण। ये क्या है, ये व्यंग्यात्मक तरीके से, किस तरीके से बताया इसमें, ये विधायी संभाषण एक व्यंग्यात्मक, यहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक, ये सारे व्यंग्यात्मक और विनोद प्रिय लिखा गया है, यानी ये व्यंग्यात्मक है और व्यंग्यात्मक रूप से किस पर, लॉर्ड कर्जन के बारे में इन्होंने लिखा है। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंग विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा एसएसटी के अंदर, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था। इन्होंने बंगाल का विभाजन क्यों किया था, इन्होंने ये प्रयास किया था बंगाल का विभाजन करके कि अगर बंगाल का विभाजन हो जाएगा तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को बांटने की कोशिश थी इनकी, कि दोनों को बांट दिया जाएगा और दोनों को क्षेत्र के अधिकार में जब बांट देंगे तो दोनों के अंदर सांप्रदायिकता की भावना फैल जाएगी। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन का काम हुआ था और बाद में इसको बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इस बंगाल विभाजन जो है वापस इसको हटा दिया गया था। ठीक है ना भाई, तो ये इनसे जुड़ी हुई घटना है जिसका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। चलो अपन चल पाठ की तरफ चलते हैं, इनको मिटा देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ बोर्ड पे, ताकि आप समझ जाओ एक बार अच्छे से। मूल मेरा उद्देश्य यही है कि आप पाठ में क्या जानकारी पढ़ने जा रहे हैं उनके विषय में आप अच्छे से जान जाओ। तो हम बाल मुकुंद गुप्त के अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय का नाम है विधायी संभाषण। देखें, माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। मूल पाठ पर आ जाए आप लोग, पेज नंबर है 46, पेज संख्या 46, मूल पाठ पर विधायी संभाषण। हाँ भाई, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड मेरे भगवान। पहले माय लॉर्ड, अंग्रेज जो अधिकारी आते थे उनके आगे लॉर्ड जुड़ा होता था, लॉर्ड का शब्द है भगवान। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। कि अंत में क्या हुआ, आपके शासन काल, कि आपने जो शासन किया उस शासन काल का इस देश में क्या हो गया, अंत हो गया, समाप्ति हो गई। अब आप इस देश से अलग होंगे। अब क्या होंगे, अब आप इस देश से अलग हो जाएंगे। इस संसार में सब बातों का अंत है, यानी ये जो संसार है, इस संसार में
सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। कि संसार में हर चीज का अंत आता है, हर चीज की समाप्ति आती है। तो उसी प्रकार से इससे आपके जो शासनकाल है उस शासनकाल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते हैं, कि चाहे आपने एक बार ये कल्पना की हो कि मैं यहाँ चिरस्थायी यानी हमेशा के लिए या लंबे समय तक, चिर यानी बहुत लंबे समय तक, स्थायी वही बने रहना, चिरस्थायी यानी लंबे समय तक आप वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वे समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार ना आप ही का था, ना इस देश के निवासियों का। देखो आपने भी ये बता रहे हैं, आपने इसी कल्पना के अनुसार यहाँ चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, आपने सोचा होगा, किंतु इतनी जल्दी वे समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार ना तो आपका था और ना ही इस देश के निवासी यानी भारतीयों ने ऐसा सोचा होगा। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। देखो लेखक ने क्या कहा कि आपने सोचा होगा कि आप लंबे समय तक, चिरस्थायी समय तक यहाँ पर क्या बनकर रह जाएंगे, वायसराय बनकर रह जाएंगे, लेकिन आपके जो वायसराय का जो समय था वो इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा ऐसा ना तो आपने कल्पना की होगी, ना जो भारत के लोग हैं, भारत के निवासी, इन्होंने सोचा होगा। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासी यानी भारतीय जो हैं, इनके बीच में कोई एक तीसरी शक्ति भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। और वो तीसरी शक्ति ऐसी शक्ति है जिस पर यहाँ वाले यानी यहाँ के जो भारतीय लोग हैं उनका तो क्या आपका भी काबू नहीं है। बिछड़न का समय करुणोत्पादक होता है। बिछड़न यानी बिछड़ना, बिछड़न का मतलब है बिछड़ना। लिखने की तो क्या आवश्यकता है, समझ जाओगे। बिछड़न का मतलब बिछड़ना। बिछड़न का समय बड़ा करुणोत्पादक, करुणोत्पादक का मतलब करुणा को जन्म देने वाला, वो कहलाता है करुणोत्पादक। तो बिछड़न, कोई भी हमसे बिछड़ता है, कोई अपना अपन से बिछड़ता है तो उस समय बड़ा दुखदायी, करुणोत्पादक यानी दुख जन्म देने वाला होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय को बड़ा दुख है माय लॉर्ड। अब लेखक कह रहे हैं कि आपको बिछड़ता देखकर आज हृदय को यानी इस मन को बड़ा दुख है माय लॉर्ड यानी मेरे प्रिय स्वामी। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतीय किसी प्रकार प्रसन्न नहीं थे कि आप जो है दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी जो थे वो किसी भी प्रकार से प्रसन्न ना थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवे। भारतीयों की तो यही मंशा थी, वो यही चाहते थे कि आप दोबारा से फिर यहाँ न आवे, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत दुखित हुए। पर आप आए और उसके कारण यहाँ के लोग जो थे वे बहुत दुखित हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे। भारत के निवासी जो थे वो दिन रात यही मनाते यानी यही सोचते थे मन में कि जल्द श्रीमान जो है वो यहाँ से पधार जाए। पर अहो आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद है। पर देखो आज आपके जाने पर हर्ष, हर्ष कहते हैं प्रसन्नता को, प्रसन्नता को, और विषाद कहते हैं दुख को, एक दूसरे के विलोम किए। हर्ष की जगह क्या है, विषाद है। तो कह रहे हैं आज आपके जाने पर हर्ष की जगह क्या है, विषाद है। फिर देखो आगे क्या बता रहे हैं, इसी से जाना कि बिछड़न का समय करुणा उत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल, बड़ा कोमल होता है।
इसी से जाना। इसी से क्या जानने में आया, इसी से ये पता लगता है कि विचलन का समय जो होता है वो बड़ा करुणोत्पादक यानी करुणा को जन्म देने वाला होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव आविर्भाव का मतलब हो गया जन्म। आविर्भाव होता है यानी कि जन्म होता है, यानी शांत रस जो है उसका आविर्भाव यानी कि जन्म जो है हो जाता है। किस समय? उस समय वैर भाव यानी शत्रुता का भाव तो समाप्त हो जाता है, और ये जो है कैसा भाव? शांत रस का भाव जो है उसका जन्म हो जाता है। ठीक है, आज यहीं तक बात कर लेते हैं, पर बाकी बाद में चलेंगे। आज जो है आप गृह कार्य में, आपको अभी तक आपने गृह कार्य नहीं भेजा है, जबकि आपके पास ग्रुप में पीडीएफ भी सेंड कर दी गई है, तो भाई जल्दी से गृह कार्य करके मुझे भेज दें, अन्यथा मैं आगे की वीडियो अपलोड बनाना आपके लिए बंद कर दूंगा। भाई जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत कम से कम आप भी तो करें, ठीक है ना। तो अपना सबसे पहले गृह कार्य करें, और गृह कार्य करके होमवर्क का जो ग्रुप बना है उसमें अपना गृह कार्य होमवर्क करके भेज दें। और आज में आपको वर्क करना है जिसमें परिचय जो है वो कंप्लीट कर लेना है आज आपको, ठीक है। और वीडियो जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। शुभ दिन, धन्यवाद।